सोचो, आप किसी से सिर्फ एक छोटा सा हाँ सुनना चाहते हो, लेकिन सामने वाला बार बार देखते हैं, सोचेंगे या सीधा नहीं बोल देता है। चाहे वो बॉस से सैलरी बढ़वानी हो, क्लाइंट से डील क्लोज करनी हो या घर वालों से अपनी बात मनवानी हो, हर जगह वही कहानी। आप पूरी कोशिश करते हो, लॉजिक देते हो, समझाते हो, फिर भी बात बनती नहीं और बाद में आप सोचते रह जाते हो, यार आखिर गलती कहां हो गई। अब सच सुनो, समस्या ये नहीं है कि आप सही बात नहीं बोल रहे, समस्या ये है कि आप गलत तरीके से बोल रहे हो। ज्यादातर लोग नेगोशिएशन को एक खींचतान समझते हैं। जैसे दुकान पर जाते ही गेम शुरू, वो बोले 6,000 रुपए, आप बोले 2,500 रुपए, फिर वो थोड़ा कम करता है, आप थोड़ा बढ़ाते हो और ये सिलसिला चलता रहता है जब तक या तो डील टूट जाए या आप दोनों आधे अधूरे मन से बीच में कहीं अटक जाओ। कई बार तो आप ईगो में उठकर चले भी जाते हो, ये सोचकर कि वो खुद बुला लेगा, लेकिन वो बुलाता ही नहीं और यहीं पर आप हार जाते हो बिना समझे कि असली गलती कहां हुई। लेकिन अगर आप चाणक्य की नीतियों को समझोगे तो आपको पता चलेगा कि सामने वाले को हराना असली जीत नहीं होती। असली जीत होती है सामने वाले के मन को समझना। चाणक्य कहते हैं, किसी को हराने से पहले उसकी सोच को समझो, क्योंकि जब आप इंसान की जरूरत, उसका डर और उसकी इच्छा समझ जाते हो, तब उसे मनवाना मुश्किल नहीं रहता। यानी नेगोशिएशन शब्दों का खेल नहीं है, समझ का खेल है। मान लो दो लोग लाइब्रेरी में खिड़की को लेकर लड़ रहे हैं। एक कहता है खोलो, दूसरा कहता है बंद रखो। अगर आप भी उनकी तरह सिर्फ खोलना या बंद करना में उलझे रहोगे तो कभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप समझ जाते हो कि एक को फ्रेश एयर चाहिए और दूसरे को अपने पेपर्स बचाने हैं, तभी आप ऐसा रास्ता निकाल पाते हो जिससे दोनों खुश हो जाएं। यही असली नेगोशिएशन है, ना 50-50, ना जीत हार, बल्कि ऐसा समाधान जिसमें दोनों को लगे कि उन्होंने सही फैसला लिया है। इसी तरह सोचो, दो लोग केक बांट रहे हैं या दो बच्चे एक ऑरेंज के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप सिर्फ चीजों को बराबर बांटने की कोशिश करोगे तो जरूरी नहीं कि दोनों खुश हों। लेकिन अगर आप ये समझ जाओ कि किसे क्या चाहिए, किसे फल चाहिए और किसे छिलका, तभी आप ऐसा समाधान निकाल पाओगे जो सच में दोनों को संतुष्ट करे। यही चाणक्य की असली रणनीति है। सतह पर मत जाओ, गहराई में जाओ। तो सवाल यह है, कैसे आप सामने वाले के दिमाग को पढ़ सकते हो? कैसे आप ऐसी बातचीत कर सकते हो जिससे सामने वाला खुद आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाए? और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे आप हर नेगोशिएशन में बिना लड़ाई किए, बिना दबाव डाले हाँ निकलवा सकते हो? इस वीडियो में मैं तुम्हें चाणक्य के वो सिद्धांत बताने वाला हूं जिसे अगर तुमने सही से समझ लिया तो चाहे सैलरी नेगोशिएशन हो, बिजनेस डील हो, रिलेशनशिप हो या रोजमर्रा की छोटी छोटी सिचुएशंस, तुम हर जगह अपनी बात आसानी से मनवा पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, फोकस ऑन इंटरेस्ट नॉट पोजीशंस। अगर आप सच में हर किसी से हाँ कहलवाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि लोग ना बोलते क्यों हैं। और यहां पर चाणक्य की सबसे बड़ी सीख काम आती है। वो कहते हैं, किसी भी व्यक्ति को हराने से पहले उसकी मंशा को समझो। यही बात नेगोशिएशन में भी लागू होती है। अब तक आपने जो भी एग्जाम्पल्स देखे, लाइब्रेरी वाली खिड़की, केक, ऑरेंज, इन सब में एक कॉमन पैटर्न था, लेकिन ज्यादातर लोग उसे नोटिस ही नहीं करते। हर जगह लड़ाई इस बात पर नहीं थी कि कौन क्या मांग रहा है। असली समस्या ये थी कि किसी को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि सामने वाले की असली जरूरत क्या है। यहीं पर आता है ये पावरफुल प्रिंसिपल, पोजीशंस को मत देखो, इंटरेस्ट पर फोकस करो। पोजीशन क्या होती है? जो इंसान बोल रहा है। जैसे मुझे विंडो खोलनी है या मुझे विंडो बंद चाहिए। लेकिन इंटरेस्ट क्या होता है? वो वजह जो उस पोजीशन के पीछे छुपी होती है। जैसे एक को फ्रेश एयर चाहिए और दूसरे को अपने पेपर्स उड़ने से बचाने हैं। अब अगर आप सिर्फ पोजीशंस पर अटके रहोगे तो कभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि खोलो वर्सेस बंद करो का कोई परफेक्ट आंसर है ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप इंटरेस्ट समझ लेते हो, सॉल्यूशन ऑलमोस्ट अपने आप सामने आ जाता है। अब यही चीज रियल लाइफ में अप्लाई होती है और यहीं पर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि पोजीशंस तो बहुत क्लियर होती हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन इंटरेस्ट हमेशा हिडन होते हैं, कभी ईगो के पीछे, कभी इमोशंस के पीछे, कभी फियर के पीछे। और जब तक आप उस हिडन लेयर तक नहीं पहुंचते,
तब तक सामने वाले से हाँ निकलवाना बहुत मुश्किल है। तो सवाल यह है, इंटरेस्ट फाइंड कैसे करें? जवाब बहुत सिंपल है लेकिन पावरफुल है। बस एक शब्द, क्यों। जब आप किसी से पूछते हो तुम्हें यह क्यों चाहिए, इसके पीछे असली रीजन क्या है, तब आप सरफेस से नीचे जाना शुरू करते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही आप क्यों पूछते हो, सामने वाले को ऑटोमेटिकली फील होता है कि आप उसे सुन रहे हो, उसे समझ रहे हो। और यहीं पर गेम बदल जाता है, क्योंकि लोग आपकी बात तभी मानते हैं जब उन्हें लगता है कि आप उनकी बात समझते हो। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट है, सिर्फ सामने वाले का वाई समझना काफी नहीं है, आपको अपना वाई भी उतनी ही क्लैरिटी से बताना पड़ेगा। बहुत लोग यहां गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि अपना रीजन बताना वीकनेस है या नेगोशिएशन में पीछे हटना है, लेकिन रियलिटी इसका उल्टा है। जब आप अपना वाई क्लियरली एक्सप्रेस करते हो तो आप सामने वाले को एक रीजन देते हो आपसे अग्री करने का। जैसे अगर आप अपने बॉस से सिर्फ ये बोलते हो कि मुझे छुट्टी चाहिए, तो वो नेचुरली पूछेगा क्यों, क्योंकि उसे जज करना है कि आपका रीजन वैलिड है या नहीं। लेकिन अगर आप पहले ही अपना रीजन क्लियर कर दो तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपकी बात समझे और मान जाए। इसलिए नेगोशिएशन को कभी भी मैं वर्सेस तुम की लड़ाई मत समझो। इसे ऐसे देखो जैसे आप दोनों एक ही टीम में हो, बस प्रॉब्लम को अलग अलग एंगल्स से देख रहे हो। आप दोनों का गोल एक्चुअली सेम होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना जो काम करे। फर्क सिर्फ इतना है कि आप दोनों का रास्ता अलग है। और जैसे ही आप ये माइंडसेट पकड़ लेते हो, कन्वर्सेशन फाइट से कोलैबोरेशन में बदल जाती है। स्टेप नंबर 5, सही समय और माहौल चुनो। अगर आप सच में हर किसी से हाँ कहलवाना चाहते हो तो आपको सिर्फ ये नहीं समझना कि क्या बोलना है, बल्कि ये भी समझना होगा कि कब और किस माहौल में बोलना है। चाणक्य की नीति कहती है कि सही समय का चुनाव ही आधी जीत होता है, क्योंकि इंसान हमेशा लॉजिक से नहीं बल्कि अपने करंट मूड और सिचुएशन से फैसले लेता है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि उन्हें जैसे ही कोई बात मनवानी होती है वो तुरंत सामने रख देते हैं, बिना ये सोचे कि सामने वाला उस वक्त किस मेंटल स्टेट में है। अगर आपका बॉस पहले से तनाव में है, घर में पहले से कोई बहस चल रही है या क्लाइंट किसी और समस्या में उलझा हुआ है, तो उस समय आपकी सबसे सही बात भी उसे गलत लगेगी। इसलिए नेगोशिएशन शुरू करने से पहले माहौल को पढ़ना सीखो। सामने वाला रिलैक्स्ड है या नहीं, उसका मूड कैसा है, वो सुनने की स्थिति में है या नहीं। अगर नहीं है तो रुक जाना ही समझदारी है, क्योंकि जब आप सही समय पर सही बात रखते हो तो सामने वाले का रेजिस्टेंस अपने आप कम हो जाता है और ना धीरे धीरे हाँ में बदलने लगती है। याद रखो, सही टाइमिंग सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, ये पूरी कॉन्वर्सेशन का डायरेक्शन बदल सकती है। स्टेप नंबर 2, यूज फेयर स्टैंडर्ड्स। अगर आप सच में हर किसी से हाँ कहलवाना चाहते हो तो सिर्फ सामने वाले का वाई समझ लेना ही काफी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि दोनों साइड्स के इंटरेस्ट पूरी तरह क्लियर होते हैं, फिर भी कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होता। आपको कम रेंट देना है, लैंडलॉर्ड को ज्यादा चाहिए। आप हाई सैलरी चाहते हो, बॉस बोलता है बजट टाइट है। आप कम कीमत देना चाहते हो, सेलर कहता है भैया इतने में तो मेरा खर्चा भी नहीं निकलता। अब यहां असली गेम शुरू होता है। यहीं पर चाणक्य की एक गहरी रणनीति काम आती है। वो कहते हैं जहां दो पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़ जाएं, वहां निर्णय व्यक्ति से नहीं नियम से होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही नेगोशिएशन मेरी बात वर्सेस तुम्हारी बात बनती है, वो एक लड़ाई बन जाती है। और लड़ाई में ईगो आता है तो लॉजिक बाहर चला जाता है और फिर हाँ मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब जरा ध्यान से समझो, ज्यादातर लोग यहां क्या गलती करते हैं, वो बैक एंड फोर्थ आर्गुमेंट में फंस जाते हैं। एक पंच आप मारते हो, इतना तो कम कर लो, दूसरा पंच सामने वाला मारता है, नहीं भाई इससे कम नहीं होगा। फिर आप लॉजिक देते हो, वो अपना लॉजिक देता है, और ये पूरा सीन एक बॉक्सिंग मैच बन जाता है। लेकिन सच ये है, इस तरीके से कोई भी जीतता नहीं है, बस डील खराब हो जाती है। इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है, पर्सनल ओपिनियंस को साइड में रखो और फेयर ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स का यूज करो। मतलब फैसला इस पर नहीं होगा कि आप क्या चाहते हो या मैं क्या चाहता हूं, बल्कि इस पर होगा कि सही क्या है। और जैसे ही आप ये शिफ्ट करते हो, पूरी कॉन्वर्सेशन बदल जाती है। जैसे केक वाला एग्जाम्पल याद करो, दो लोग केक को फेयर तरीके से बांट नहीं पा रहे थे, क्योंकि दोनों को लग रहा था कि सामने वाले का पीस बड़ा है।
अगर वो आर्ग्यू करते रहते तो कभी सॉल्यूशन नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही एक सिंपल रूल लगाया गया, एक काटेगा दूसरा चुनेगा, गेम बदल गया। अब कोई आर्ग्यू नहीं कर रहा था क्योंकि सिस्टम ही फेयर था। यही होता है फेयर स्टैंडर्ड, एक ऐसा नियम जिस पर दोनों अग्री कर सकें। अब इसे रियल लाइफ में समझो। मान लो आप घर बना रहे हो और कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि फाउंडेशन 2 फीट काफी है, लेकिन आपको लगता है 5 फीट होना चाहिए। अगर आप यहां आर्ग्यू करोगे, मुझे लगता है, नहीं मुझे लगता है, तो ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर आप कामली बोलो, देखो मैं गलत हो सकता हूं, आप भी गलत हो सकते हो, चलो एक काम करते हैं, गवर्नमेंट गाइडलाइंस या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स चेक कर लेते हैं कि इस मिट्टी में सेफ डेप्थ क्या होती है। तो क्या होगा? इंस्टेंट शिफ्ट। अब कॉन्वर्सेशन मैं वर्सेस तुम नहीं रही, अब ये हम दोनों वर्सेस प्रॉब्लम बन गई। और यही नेगोशिएशन का असली आर्ट है। फेयर स्टैंडर्ड्स आखिर होते क्या हैं? ये हो सकते हैं मार्केट प्राइस, गवर्नमेंट रूल्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स, इंडस्ट्री बेंचमार्क्स, एक्सपर्ट ओपिनियंस, साइंटिफिक गाइडलाइंस या पहले से तय किए हुए रूल्स। इनकी खास बात यह है कि ये किसी एक इंसान के फेवर में नहीं होते, ये न्यूट्रल होते हैं। और जब आप इनका यूज करते हो तो सामने वाले को ऐसा फील नहीं होता कि आप उसे फोर्स कर रहे हो। उसे लगता है कि हम दोनों मिलकर सही डिसीजन ले रहे हैं। यही वो साइकोलॉजिकल शिफ्ट है जहां से ना धीरे धीरे हाँ में बदलने लगता है। और यहां एक और पावरफुल चीज समझो, जब आप फेयर स्टैंडर्ड की बात करते हो तो आप इनडायरेक्टली सामने वाले को चैलेंज नहीं कर रहे, आप उसे इनवाइट कर रहे हो कि चलो सही क्या है वो साथ में पता लगाते हैं। और इंसान नेचुरली उस प्रोसेस को एक्सेप्ट करता है जहां उसे रिस्पेक्ट और कंट्रोल फील होता है। अब शायद आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, ठीक है इंटरेस्ट भी समझ लिया, फेयर स्टैंडर्ड भी लगा लिया, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम अभी भी बाकी है। क्या होगा जब दोनों साइड्स के इंटरेस्ट अलग अलग हों? एक ही चीज दोनों को चाहिए, लेकिन रीजंस, पर्पस, इंटेंशंस अलग हैं। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। लेकिन सच बताऊं, यही डिफरेंस आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि यहीं पर आप ऐसे क्रिएटिव ऑप्शंस निकाल सकते हो जहां दोनों को 100% मिल सकता है जो वो चाहते हैं, और यहीं से असली हां निकलती है। स्टेप नंबर 3, इन्वेंट ऑप्शंस फॉर म्यूचुअल गेन। अगर आप सच में हर किसी से हां कहलवाना चाहते हो तो यहां से गेम और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि अब तक आपने सीखा सामने वाले का वाई समझना और फेयर स्टैंडर्ड्स यूज करना। लेकिन चाणक्य की असली चालाकी यहीं पर दिखती है। वो सिर्फ समस्या को सुलझाने की बात नहीं करते, वो कहते हैं ऐसा समाधान ढूंढो जिसमें दोनों को लगे कि उन्होंने जीता है, और यही है म्यूचुअल गेन। अब ऑरेंज वाला एग्जाम्पल याद करो। 2 बच्चे एक ऑरेंज के लिए लड़ रहे थे और फादर ने उसे 50-50 काट दिया। ऊपर से देखने में यह बहुत फेयर लगता है, आधा आधा सबको मिला। लेकिन असल में क्या हुआ? एक बच्चे ने सिर्फ फल खाया और छिलका फेंक दिया, दूसरे ने छिलका इस्तेमाल किया और फल फेंक दिया। यानी दोनों को जो चाहिए था वो पूरा मिल सकता था, लेकिन मिला सिर्फ आधा। और यही गलती हम रियल लाइफ में बार बार करते हैं। हम सोचते हैं कि कॉम्प्रोमाइज ही सॉल्यूशन है, जबकि असली सॉल्यूशन क्रिएटिविटी में छुपा होता है। यही इस स्टेप का कोर है। नेगोशिएशन का गोल कभी भी 50-50 नहीं होना चाहिए। गोल होना चाहिए 100-100, यानी ऐसा सॉल्यूशन निकालना जहां दोनों को वो मिले जो वो सच में चाहते हैं। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल आता है, ऐसे ऑप्शंस आते कहां से हैं? जवाब है ये मिलते नहीं, ये क्रिएट किए जाते हैं। ज्यादातर लोग नेगोशिएशन में एक ही रास्ता देखते हैं, या तो मेरी चलेगी या उसकी। लेकिन चाणक्य कहते हैं जहां रास्ता न दिखे वहां नया रास्ता बनाओ। और यही आपको यहां करना है, ऑप्शंस इन्वेंट करना। क्योंकि जब तक आपके पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है तब तक फाइट अनअवॉइडेबल है। लेकिन जैसे ही आप मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट करते हो, नेगोशिएशन एक गेम बन जाती है जहां चांसेस बढ़ जाते हैं कि कोई ना कोई रास्ता दोनों को सूट कर जाएगा। अब इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझो। मान लो आप सैलरी निगोशिएट कर रहे हो, आपको 50,000 रुपए चाहिए, कंपनी 40,000 रुपए दे रही है। अगर आप सिर्फ सैलरी पर अटके रहोगे तो क्लैश होगा ही होगा। लेकिन अगर आप ऑप्शंस क्रिएट करते हो, जैसे परफॉर्मेंस बोनस, एक्स्ट्रा लीव्स, वर्क फ्रॉम होम फ्लेक्सिबिलिटी, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, तो सडनली गेम चेंज हो जाता है। अब ये सिर्फ सैलरी की बात नहीं रही, ये एक कंप्लीट पैकेज बन गया जहां दोनों साइड्स एडजस्ट कर सकती हैं और विन महसूस कर सकती हैं। यही स्किल आपको मास्टर करनी है
क्रिएटिव थिंकिंग। और इसके लिए एक सिंपल अप्रोच है। जजमेंट को थोड़ी देर के लिए साइड में रखो और ब्रेनस्टॉर्मिंग मोड में आ जाओ। मतलब पहले ऑप्शंस जनरेट करो, बाद में डिसाइड करो कि कौन सा बेस्ट है। क्योंकि ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। जैसे ही कोई आइडिया आता है वो तुरंत जज कर देते हैं, ये काम नहीं करेगा, और यहीं पर अच्छे ऑप्शंस पैदा होने से पहले ही मर जाते हैं। चाणक्य की स्ट्रेटेजी साफ कहती है, पहले पॉसिबिलिटीज बढ़ाओ, फिर बेस्ट चुनो। क्योंकि जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे उतना ज्यादा चांस होगा कि आपको एक ऐसा रास्ता मिल जाए जहां दोनों को फायदा हो। और यहां एक माइंडसेट शिफ्ट बहुत जरूरी है। नेगोशिएशन को प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह देखो, न कि बैटल की तरह। जैसे ही आप ये सोचने लगते हो कि मुझे इसे हराना है, आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप सोचते हो हमें साथ मिलकर सॉल्यूशन ढूंढना है, आपका दिमाग नए नए रास्ते ढूंढने लगता है। तो याद रखो, जब भी आपको लगे कि सिचुएशन फंस गई है, ऑप्शंस खत्म हो गए हैं, समझ जाओ कि असली प्रॉब्लम ऑप्शंस की कमी नहीं है, बल्कि इमेजिनेशन की कमी है। अब तक आपने सीख लिया इंटरेस्ट कैसे समझने हैं, फेयर तरीके से डिसीजन कैसे लेना है और क्रिएटिव ऑप्शंस कैसे बनाना है। लेकिन अभी भी एक आखिरी पीस मिसिंग है, क्योंकि कई बार सब कुछ सही करने के बाद भी सामने वाला हाँ नहीं बोलता। स्टेप 3A, B, C, ब्रेनस्टॉर्म फ्रीली, डिसीजन को अलग रखो और डिफरेंसेस को अपनी ताकत बनाओ। अगर आप सच में हर किसी से हाँ कहलवाना चाहते हो तो यहां आपको अपनी सोच को एक नए लेवल पर ले जाना पड़ेगा। क्योंकि चाणक्य की रणनीति सिर्फ सामने वाले को समझने तक सीमित नहीं है। वो कहते हैं, जहां लोग सीमित सोचते हैं वहीं से हार शुरू होती है। यानी अगर आपके दिमाग में ऑप्शंस कम हैं तो नेगोशिएशन ऑटोमेटिकली फाइट बन जाएगी। लेकिन अगर ऑप्शंस ज्यादा हैं तो हाँ निकलवाना आसान हो जाता है। सबसे पहला पार्ट है ब्रेनस्टॉर्म फ्रीली। मतलब खुद को और सामने वाले को एक ऐसा एनवायरनमेंट दो जहां आइडियाज फ्रीली फ्लो कर सकें। इसे फॉर्मल मीटिंग की तरह मत बनाओ, इसे एक खुली डिस्कशन की तरह रखो। आप दोनों एक टेबल पर बैठो या अपनी टीम के साथ बैठो और बस एक काम करो, आइडियाज निकालो। चाहे वो कितने भी अजीब लगें, चाहे अनरियलिस्टिक लगें, चाहे आपको खुद ही लगे ये तो बेकार है, फिर भी उसे बोलो, लिखो, नोट करो। क्योंकि नेगोशिएशन में सबसे बड़ी गलती यही होती है। लोग आइडियाज को बहुत जल्दी जज कर देते हैं और जैसे ही जजमेंट आता है क्रिएटिविटी मर जाती है। याद रखो, हर बड़ा सॉल्यूशन पहले एक अजीब आइडिया ही था। अब दूसरा पार्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग और डिसीजन मेकिंग को अलग रखो। ये छोटा सा लगने वाला रूल एक्चुअली गेम चेंजर है। जब आप आइडियाज जनरेट कर रहे हो उस समय कोई जजमेंट नहीं होना चाहिए। ना ये पॉसिबल है, ना ये नहीं चलेगा, ना ये प्रैक्टिकल नहीं है। उस स्टेज पर सिर्फ क्रिएशन होना चाहिए। और फिर जब ब्रेनस्टॉर्मिंग खत्म हो जाए तब एक अलग फेज में जाओ जहां आप उन आइडियाज को एनालाइज करो, फिल्टर करो, कंबाइन करो और बेस्ट ऑप्शंस चूज करो। यही वो प्रोसेस है जो नेगोशिएशन को ब्लेम गेम से निकालकर सॉल्यूशन गेम में बदल देती है। क्योंकि अब फोकस ये नहीं है कि किसकी बात सही है, फोकस ये है कि कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा है। और अब आता है सबसे पावरफुल माइंडसेट। डिफरेंसेस को प्रॉब्लम मत समझो, वही आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है। ज्यादातर लोग नेगोशिएशन में जैसे ही डिफरेंस देखते हैं वो घबरा जाते हैं। इसको कुछ और चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, ये डील कैसे होगी। लेकिन चाणक्य की सोच बिल्कुल उल्टी है। वो कहते हैं, जहां अंतर है वहीं अवसर छुपा है। क्योंकि अगर दोनों लोगों की जरूरत बिल्कुल सेम हो तो कंपटीशन बढ़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। लेकिन अगर जरूरत अलग अलग है तो पॉसिबिलिटी बढ़ती है कि आप दोनों को पूरा मिल सकता है। ऑन रेंज वाला एग्जाम्पल फिर से याद करो। अगर दोनों बच्चों को सिर्फ फल चाहिए होता तो असली प्रॉब्लम होती। लेकिन क्योंकि एक को फल चाहिए था और दूसरे को छिलका, वहीं से सॉल्यूशन निकला। यानी डिफरेंस ही अपॉर्चुनिटी बन गया। यही प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई होता है, बिजनेस डील्स में, सैलरी नेगोशिएशन में, रिलेशनशिप्स में। जब आप सामने वाले के डिफरेंसेस को ध्यान से सुनते हो, समझते हो, तो आपको नए रास्ते दिखने लगते हैं, ऐसे रास्ते जो पहले इनविजिबल थे। तो अगली बार जब आपको लगे कि हम दोनों की सोच अलग है, ये प्रॉब्लम है, तो वहीं रुक जाओ और खुद से पूछो, क्या यही डिफरेंस मेरा सॉल्यूशन बन सकता है। क्योंकि अक्सर जिस चीज को आप ऑब्स्टिकल समझ रहे होते हो वही एक्चुअली शॉर्टकट होती है हां तक पहुंचने का। अब तक आपने सीख लिया इंटरेस्ट समझना,
फेयर स्टैंडर्ड्स यूज करना और क्रिएटिव ऑप्शंस बनाना। अब बस एक आखिरी स्टेप बचता है, जो डिसाइड करेगा कि आप नेगोशिएशन में फॉल बैक पर खेल रहे हो या फुल कंट्रोल में हो। स्टेप 3D, सबसे अच्छे विकल्पों को जोड़कर बेहतर समाधान बनाओ। और फिर स्टेप नंबर 4, व्यक्ति और समस्या को अलग रखो। अब तक आपने जितने भी आइडियाज निकाले वो सिर्फ कच्चा माल है। असली काम अब शुरू होता है। उनमें से सबसे अच्छे विकल्पों को उठाकर उन्हें जोड़ना, थोड़ा बदलना और एक ऐसा समाधान तैयार करना जो असल जिंदगी में काम करे। क्योंकि सच्चाई यह है कि ज्यादातर बार कोई एक तरीका पूरी तरह सही नहीं होता, लेकिन 2-3 अच्छे तरीकों का सही मेल एक शानदार समाधान बना सकता है। चाणक्य भी यही सिखाते हैं। सही रणनीति अक्सर कई छोटे उपायों के सही मेल से बनती है। नेगोशिएशन बिल्कुल एक पहेली की तरह होती है। हर टुकड़ा अलग अलग अधूरा लगता है, लेकिन जब आप उन्हें सही जगह पर जोड़ देते हो तब पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। मान लो आप अपनी सैलरी बढ़ाने की बात कर रहे हो। कंपनी सीधे पैसे बढ़ाने को तैयार नहीं है, लेकिन आप अलग अलग चीजों को जोड़ सकते हो। थोड़ा वेतन बढ़ोतरी प्लस काम के हिसाब से बोनस प्लस अतिरिक्त छुट्टियां प्लस सीखने के मौके। अब यह सिर्फ एक डील नहीं रही, ये एक ऐसा समाधान बन गया जिसमें दोनों तरफ को फायदा है। यही असली कला है, विकल्पों को इस तरह से ढालना कि सामने वाले के लिए हां बोलना आसान हो जाए। लेकिन यहीं पर एक सबसे बड़ी और खतरनाक समस्या सामने आती है, और वो है इंसान। अब तक जो भी तरीके आपने सीखे, जरूरत समझना, सही मापदंड अपनाना, नए विकल्प बनाना, ये सब तब तक ही काम करते हैं जब तक सामने वाले का अहम शांत है, भावनाएं संतुलित हैं और बातचीत साफ है। लेकिन जैसे ही अहम को ठेस लगती है, गलत फहमी होती है या बात का लहजा बिगड़ता है, पूरी बातचीत पटरी से उतर जाती है। यही कारण है कि अगला और सबसे जरूरी कदम आता है। स्टेप नंबर 4, व्यक्ति और समस्या को अलग रखो। यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। क्योंकि हम समस्या पर बात करने के बजाय इंसान पर हमला करने लगते हैं। तुम हमेशा ऐसा करते हो, तुम समझते ही नहीं हो, तुम गलत हो। जैसे ही बात यहां पहुंचती है, समझ लो बातचीत खत्म। इसलिए एक सुनहरा नियम याद रखो, इंसान के साथ नरम रहो, लेकिन समस्या के साथ सख्त। इसे समझने का एक आसान तरीका है, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो अपने दिमाग में उसे 2 हिस्सों में बांट लो। एक हिस्सा है व्यक्ति, उसकी भावनाएं, उसका अहम, उसका सम्मान। दूसरा हिस्सा है समस्या, वो असली मुद्दा जिसे सुलझाना है। अब खुद से एक नियम बना लो, आपकी लड़ाई समस्या से है, इंसान से नहीं। आप इंसान का सम्मान करोगे, उसकी बात सुनोगे, उसे समझने की कोशिश करोगे, लेकिन समस्या को तर्क से चुनौती दोगे। और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इंसान तर्क से कम और भावनाओं से ज्यादा चलता है। लोग हमेशा एक जैसे नहीं होते, उनका अहम जल्दी आहत हो जाता है, वो अपनी सोच को ही सच मान लेते हैं। कई बार आपकी बात को गलत समझ लेते हैं, उनका लहजा उनके इरादे से मेल नहीं खाता। और सबसे खास बात, आप भी ऐसे ही हो। आप भी कभी कभी बिना पूरी बात समझे प्रतिक्रिया दे देते हो, गुस्से में बोल देते हो या सामने वाले की बात को गलत समझ लेते हो। इसीलिए चाणक्य बार बार कहते हैं, किसी को हराने से पहले उसका विश्वास जीतना सीखो। क्योंकि जब तक सामने वाला खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस नहीं करता, तब तक वो आपकी बात से सहमत नहीं होगा। अगर उसे लगा कि आप उस पर हमला कर रहे हो, तो वो तुरंत खुद को बचाने लगेगा, और जैसे ही वो बचाव में आया, हां की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी से बात करो, तो ये मत सोचो कि मुझे अपनी बात मनवानी है, बल्कि ये सोचो, मुझे इस इंसान के साथ मिलकर इस समस्या का हल निकालना है। जैसे ही आपकी सोच बदलती है, आपका बोलने का तरीका बदलता है, और धीरे धीरे सामने वाले का रवैया भी बदलने लगता है। और यही है असली खेल। जब सही रणनीति के साथ सही सोच जुड़ जाती है, तब नेगोशिएशन सिर्फ एक सौदा नहीं रहती, वो एक रिश्ता बन जाती है। और जब रिश्ता बन जाता है, तो हाँ सुनना मुश्किल नहीं रहता, वो अपने आप होने लगता है। स्टेप नंबर 6, पहले छोटी हां लो, फिर बड़ी हां। पावर ऑफ स्मॉल येसेस। अगर आप सीधे किसी से बड़ी हां की उम्मीद करते हो, तो ज्यादातर केसेस में आपको ना ही सुनने को मिलेगा, क्योंकि इंसान नेचुरली बड़े डिसीजंस के सामने डिफेंसिव हो जाता है। चाणक्य की रणनीति यही सिखाती है कि बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में हासिल करो, और यही प्रिंसिपल यहां सबसे पावरफुल तरीके से काम करता है। जब आप सामने वाले से लगातार छोटे छोटे सवाल पूछते हो,
जिनका जवाब हाँ में आता है, तो आप धीरे धीरे उसकी माइंडसेट को अपनी डायरेक्शन में ले जाते हो। ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। जब इंसान बार बार हाँ बोलता है तो उसका दिमाग उसी पैटर्न को मेंटेन करना चाहता है, क्योंकि उसे कंसिस्टेंसी पसंद होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप सीधे सैलरी बढ़ाने की बात करोगे तो सामने वाला तुरंत रिस्क और कॉस्ट के बारे में सोचने लगेगा और ना बोल देगा। लेकिन अगर आप पहले ये एस्टेब्लिश करो कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, आप कंपनी के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हो और ऐसे एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड मिलना चाहिए, तो सामने वाला खुद उस कंक्लूजन के करीब पहुंच जाता है जहां हाँ बोलना आसान हो जाता है। इसलिए नेगोशिएशन में जल्दबाजी मत करो। पहले छोटी छोटी हाँ कलेक्ट करो, क्योंकि वही मिलकर बड़ी हाँ बनाती है। स्टेप नंबर 7, सामने वाले को जीतने का एहसास दो। लेट देम फील दे वन। अगर आप नेगोशिएशन में मास्टरी हासिल करना चाहते हो तो यह समझना बहुत जरूरी है कि लोग सिर्फ लॉजिक से नहीं बल्कि अपनी फीलिंग्स के आधार पर डिसीजन लेते हैं। चाणक्य कहते हैं कि असली जीत वही होती है जिसमें सामने वाले को हार का एहसास ना हो, क्योंकि अगर किसी इंसान को लगे कि उसे मजबूर किया गया है या वो हार गया है तो वो कभी दिल से आपकी बात एक्सेप्ट नहीं करेगा, इवन अगर वो ऊपर से हाँ बोल भी दे। ऐसे लोग बाद में डील तोड़ते हैं, पीछे हटते हैं या रिलेशनशिप खराब कर देते हैं। इसलिए आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि सामने वाले को ऐसा फील हो कि डिसीजन उसी का है, आपने सिर्फ उसे सही दिशा दिखाई है। इसके लिए आप उसे ऑप्शंस दे सकते हो, उसकी बात को जेन्युइनली सुन सकते हो और उसे चॉइस का एहसास दिला सकते हो। जब इंसान को लगता है कि उसने खुद फैसला लिया है तो वो उस फैसले के लिए ज्यादा कमिटेड रहता है। यही वो सटल साइकोलॉजिकल शिफ्ट है जहां हाँ सिर्फ एक शब्द नहीं रहती बल्कि एक स्ट्रॉन्ग अग्रीमेंट बन जाती है। इसलिए याद रखो, नेगोशिएशन में जीतना है तो सामने वाले को हराना नहीं है, उसे यह महसूस कराना है कि वो जीता है। और यही असली कला है जिससे आप हर बार हाँ निकलवा सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप भी हर सिचुएशन में लोगों से हाँ कहलवाना चाहते हो तो इन स्टेप्स को सिर्फ सुनो मत, उन्हें अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना शुरू करो, क्योंकि नॉलेज तभी काम आती है जब वो एक्शन में दिखे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो।